नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए हमारा चैप्टर हिंदी का प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है और ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। तो जो चैप्टर हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर डिस्कस किया था, उसी का आज पूरा चैप्टर सार हम पढ़ने वाले हैं और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी द्वारा और इसमें सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर लेखक परिचय पढ़ा था और लेखक परिचय को पढ़ने से आपको पता चल गया है कि जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, इनका जो नाम है वे यह हिंदी लेखकों में इनका नाम अग्रणी है, यानी कि हिंदी लेखकों में ये सबसे प्रथम में है। और परसाई जी की जो कृतियां हैं इनमें हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सारी इनकी रचनाएं थी जो हमने लास्ट सेशन में भी अपने डिस्कस की थी। और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा शैली, जैसे कि आपने देखा कि इनकी जो भाषा शैली है वो व्यंग्य प्रधान है, यानी कि इनकी भाषा में व्यंग्य बहुत ज्यादा है। वो किसी भी बात को, जैसे हमने कहा कि सामान्य और संरचना के कारण विशेष क्षमता रखती है और उनके एक एक शब्द में व्यंग्य का तीखापन देखा जा सकता है, जो कि आप अभी जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी में भी इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। और इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, इन्होंने पाखंड, बेईमानी आदि पर अपने व्यंगों से गहरी चोट की है और बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए चुटकीला व्यंग करने में परसाई जी बेजोड़ हैं। तो ये हमने यहाँ पर परसाई जी के विषय में अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, प्रेमचंद्र जी के फटे जूते। तो आप सभी जानते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। तो प्रेमचंद्र के फटे जूते जो पाठ है वो लेखक हरिशंकर परसाई जी उसके लेखक हैं और इस पाठ में इनको जनता का लेखक कहे जाने वाले हरिशंकर परसाई जी को जनता का लेखक कहा जाता है। जनता का लेखक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो सामान्य यानी कि छोटी सी जो बात होती है उसको भी ये बहुत दमदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और प्रेमचंद्र जी के सरल एवं सादगी पूर्ण, और देखिए प्रेमचंद्र जी के बारे में आप सभी जानते हैं और इनको जनता का लेखक कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र जी के सरल एवं सादगी पूर्ण व्यक्तित्व को इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। और साथ ही लेखक ने आज के लोगों की जो अवसरवादी प्रवृत्ति है, अवसरवादी प्रवृत्ति क्या है ये अवसरवादी प्रवृत्ति? तो अवसरवादी प्रवृत्ति अर्थात कि लोग मौके का जो फायदा, कि कैसे हम इस मौके का फायदा उठाएं, कैसे हम यहाँ पर अपने आप को प्रूव करें, कैसे हम यहाँ अपने आप को अच्छा दिखाएं, एवं दिखावे की संस्कृति, जो ये दिखावे की संस्कृति हमारे समाज में आजकल चली है, इस पर यहाँ पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के सार को। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद नामक एक साधारण व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद नामक एक साधारण व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। देखिए, साधारण व्यक्ति क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह से उनका रहन सहन है, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह का उनके अंदर सादगी है, उसके कारण उन्होंने उनको साधारण व्यक्ति कहा है। तो साधारण व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और जो कि हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है,
साधारण व्यक्ति भी कहा है और साथ में कहा है कि ये हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी कहानियां और उपन्यास विश्व भर में फैले हैं। आप जब पढ़ना शुरू ही करते हैं, यानी कि अब आपको थोड़ा बहुत कहानियां पढ़ना आ गया है, आप क्लास 3rd 4th में जाते हैं, तो आपको पंचतंत्र की कहानियां या फिर गोदान और भी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं, वो आपको अक्सर पढ़ने को मिल ही जाते हैं। तो इसीलिए इनको एक सुप्रसिद्ध लेखक कहा है। इसी बनकर हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि मैंने हैरानी में पूछा कि प्रेमचंद्र जी फोटो खिंचवा रहे हैं और वो भी फटे जूते पहनकर। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि एक बार उनके पुस्तक के किसी पेज के लिए उनका फोटो खिंचाया जा रहा था। हरिशंकर परसाई जी द्वारा ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे और क्या यहाँ पर हुआ था उस समय में। तो लेखक हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि मैंने हैरानी से पूछा, प्रेमचंद्र जी फोटो खिंचवा रहे हैं और वो भी फटे जूते पहनकर, और वह किसी पर हंस भी रहे हैं। यानी कि फोटो जब खिंचवाई जा रही है तो उनको हंसी भी आ रही है। अब देखिए, पहले तो खुद का फटा जूता और ऊपर से हंस भी रहे हैं। फिर लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, अगर फोटो खिंचानी ही थी तो ढंग के जूते पहनकर आते। ओह, लगता है कि आपकी पत्नी के कहने पर ही फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी पत्नी के कहने पर ही फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी उनका जो पोस्चर है, उनका जो फोटो है, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से या खुशी से फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती, जैसे थे, जिस कपड़े में थे, जो भेष था, बिल्कुल वैसे ही उनसे फोटो खिंचवाई जा रही है और ऊपर से वो मुस्कुरा भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली, हमने कहा कि उनकी जो एक एक शब्द शब्द में व्यंग्य होता है, एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में क्या होता है, व्यंग होता है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप अपनी समझ से समझेंगे तो आपको लगेगा कि हरिशंकर परसाई जी मजाक बना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का। लेकिन आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि मैंने हैरानी से पूछा कि प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे हैं। जब उन्होंने देखा इस चीज को कि प्रेमचंद जी फोटो खिंचवा रहे हैं और उन्होंने किसी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा फोटो खिंचाई जा रही है। और फोटो खिंचाने के साथ साथ वो हंस भी रहे हैं किसी पर, क्योंकि जब भी आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है, स्माइल। आपको स्माइल करनी होती है, फोटो खिंचाने के लिए आपको स्माइल करनी होती है, यानी कि मुस्कुराना होता है। तो वो हंस भी रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर आपको फोटो खिंचवानी ही थी तो या तो ढंग के जूते पहनकर आते, और फिर कहते ओह, लगता है कि पत्नी के कहने पर ही फोटो खिंचवा रहे हैं। यानी कि उनको खुद को फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है, कोई मन नहीं है, और अपनी पत्नी के कहने पर जबरदस्ती वो ये फोटो खिंचवा रहे हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद के फोटो के द्वारा उनके कष्ट को महसूस कर कर रोना चाहते हैं। हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के उस फोटो को देखकर उनके कष्ट को महसूस करके, उनके उस दुख को महसूस करके रोना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने से उनकी आंखों का दर्द ऐसा करने से उनकी आंखों का दर्द रोक लेता है। लेखक फिर से व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं जैसे फोटो से खुशबू आएगी। अगर प्रेमचंद्र जी फोटो का महत्व समझते तो वो जूते किसी से उधार में मांग लेते। यानी कि अगर प्रेमचंद्र जी को फोटो का महत्व पता होता, यानी कि आप देख सकते हैं कितनी उनकी सादगी उनके अंदर है और कितनी गंभीर विचारधारा के वो व्यक्ति हैं कि उनको बिल्कुल
भी दिखावा पसंद नहीं है। यानी कि वो भले ही कितने ही बड़े साहित्यकार हों, कितने भी बड़े उपन्यासकार हों, लेकिन वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो मैं हूं। उनके अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई भी उनके अंदर इस तरह का कोई भी ऐसा आकर्षण नहीं है चीजों के प्रति कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। उनका जीवन हमेशा संघर्षशील रहा है, संघर्षपूर्ण रहा है, और वो हमेशा अपनी आवश्यकताओं के लिए, यानी कि अपनी नीड्स के लिए वो जीवन में संघर्ष करते रहे हैं। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अगर उन्हें फोटो का महत्व पता होता, जैसे कि लोग करते हैं, फोटो भी इत्र लगाकर खिंचवाते हैं, तक ऐसा जैसे फोटो से भी इत्र की खुशबू आएगी। अगर थोड़ा सा भी प्रेमचंद्र जी को फोटो का महत्व पता होता तो वो किसी से जूते उधार मांग लेते। लोग तो शादी में पहनने के लिए कोट और कार तक मांग लेते हैं, यानी कि दिखावे की बात की जा रही है। लोग तो शादियों में तक, अब देखिए एक इतना बड़ा साहित्यकार, एक इतना बड़ा उपन्यासकार जो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, और आज जब उसकी फोटो एक खिंच रही है, सिंगल फोटो एक जो खिंच रही है, उसके लिए भी उन्होंने कोई भी ऐसी चीज उन्होंने प्रयोग में नहीं लाई है जो उनके अनुसार ना हो। यानी कि वो कहते हैं मैं जिस अवस्था में हूं वही मेरी सच्चाई है, वही सत्य है। लेकिन आज के लोग इतनी बड़ी बात, देखिए शादी ब्याह तो डेली नॉर्मल, मतलब हम कभी भी शादी ब्याह में जा सकते हैं। अगर हम जितने शादी ब्याह में हम जाते हैं, इतने तरीके के अगर हम कपड़े बनवाएंगे, इतने तरीके के हम शूज बनवाएंगे, इतनी तरीके के हम अगर नए एसेसरीज खरीदेंगे, तो शायद यहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल ही ना हो। लेकिन फिर भी हमें दिखावा करना होता है, हमें अच्छा लगना होता है, हमें सुंदर बनना होता है, हमें अच्छा दिखना होता है। तो क्या करते हैं, कपड़े या कार तक उधार मांग लेते हैं। कार तक, अरे यार आज मुझे ये कपड़े पहनने के लिए दे दे, और कल मुझे ये कपड़े पहनने के लिए दे दे। तो ये अक्सर हम करते हैं। तो लोग तो शादी में पहनने के लिए कोट और कार तक मांग लेते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी आगे बताते हैं कि सर में पहनने वाली वस्तु सस्ती है, सर में पहनने वाली वस्तु सस्ती है, परंतु पैरों में पहनने वाली उतनी ही महंगी। अगर टोपी खरीदने आप जाते हो, सर की टोपी खरीदने आप जाते हो, तो वो आपको सस्ती मिल जाती है अपेक्षा आपके जूतों के। जितना अच्छे ब्रांड का आप जूता खरीदेंगे उतना ही महंगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक जो कैप है या टोपी है वो 5 से 10 हजार की, 15 हजार की कैप हो सकती है, ब्रांडेड हो सकती है। लोगों के एक जैसे कि हमने कहा जो पूंजीवादी जो लोग होते हैं या उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए 5 से 10 हजार की जो चीजें हैं वो कोई वैल्यू नहीं करती हैं, तो उनके लिए हो सकती है। लेकिन एक सामान्य वर्ग का जो इंसान है, जो 5,000 6,000 तक के जूते अफोर्ड कर लेता है, खरीद लेता है, तो अगर वो भी टोपी खरीदने जाए तो वो भी 1,000-1,500 तक की ही मैक्सिमम कैप टोपी खरीदेगा, ठीक है। लेकिन जूते, जो पैरों में पहनने वाली चीजें हैं, वो उतनी ही ज्यादा महंगी आती हैं जितनी की सर में पहनने वाली टोपी सस्ती होती है। प्रेमचंद्र जी पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा, प्रेमचंद्र जी पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा, और यही विडंबना, उनके यह विडंबना लेखक को बहुत दुख पहुंचा रही है। अब देखिए, पैर का जूता और सर की टोपी का यहाँ पर क्यों बात की गई है। देखिए, सर की जो टोपी होती है, सर की जो पगड़ी होती है, वो सम्मान का प्रतीक होती है, वो सम्मान का प्रतीक होती है। उससे क्या होता है कि अगर आपके सर पे जो कैप है वो आपके सम्मान को दिखाती है, तो प्रेमचंद्र जी पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। यानी कि उन्होंने उन पर भी शायद उनको जो एक दिखावा करने वाली जो चीजें हैं वो शायद वो नहीं ले पा रहे होंगे। एक महान उपन्यासकार, कलाकार, युग परिवर्तक, सम्राट का जूता फटा हुआ देख
उन्हें बहुत दुख सा होता है। ये सारी चीजें देखकर हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है कि वो एक महान उपन्यासकार हैं, महान कलाकार हैं, एक बहुत बड़े युग परिवर्तक हैं और उनकी ऐसी परिस्थिति देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आगे लेखक कहते हैं कि आगे लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, मेरा खुद का जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, बस वह ऊपर से ना फटकर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठे के नीचे का जो तला है वो फट गया है। यह ऊपर से तो बढ़िया दिखता है, यानी कि ये अभी भी मेरी इज्जत लोगों में बचाता है। दो तरह की इज्जत, एक दिखावे वाली और एक सम्मान वाली। अभी भी ये लोगों में मेरी इज्जत बचाता है क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल ठीक है। इसका जो पैर, जो अंगूठा है, उसके नीचे का जो तला है वो घिस चुका है और ऊपर से ये बिल्कुल ठीक है, बढ़िया दिखता है, पर नीचे अंगूठा जमीन से रगड़ जाता है। यानी कि अपनी इस झूठी शान को बचाते बचाते, अपनी इस झूठी शान को लोगों के सामने दिखाते दिखाते हमारी जो एक तरह से, जैसे कहा कि अंगूठे का जो नीचे का हिस्सा है वो छिल गया है, यानी कि हमने अपना सब कुछ इस पर लगा दिया। आज के समय में इंसान के पास सुकून नहीं है, इंसान के पास चैन नहीं है, इंसान के अंदर मन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बहुत सारा दिखावा करना है, उसको बहुत सारी चीजें ऐसी एकत्रित करनी है जो उसको समाज में एक स्टेबल बनाती हैं, समाज में रहने योग्य बनाती हैं। अगर उसके पास फुल फर्निश्ड घर नहीं है तो समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है, ऐसा उसे लगता है। और इन सबको पाने में वो क्या कुछ कर गुजरता है, किस तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाता है, अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और दिखावा करते करते वो एक दिन किस परिस्थिति में आ जाता है ये उसको खुद पता नहीं चलता। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान हो जाता है। यानी कि लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि मेरे पास भी बहुत सारे संसाधन नहीं है, बहुत सारा सुख नहीं है, लेकिन मुझे भी पता है कि मुझे समाज में रहने के लिए थोड़ा सा तो ढंग का बन के रहना पड़ेगा। लेकिन उसको प्राप्त करते करते मेरे पैरों के नीचे से मेरा जो जूता है वो घिस चुका है। मेरे पैर कभी कभी जब वो कड़क पत्थर पर लगते हैं तो मेरे पैर लहू लुहान हो जाते हैं। यानी कि कितना ज्यादा कष्ट मुझे होता है इस परिस्थिति से निपटने के लिए। पर पैर की जख्मी होने पर भी उंगली नहीं दिखाई देती। देखिए, लेखक कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो पैर की उंगली है वो दिखाई नहीं देती। यानी कि मेरा जो जख्म है वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके ऊपर भी दिखावे की परत चढ़ी हुई है। दिखावे का जो जूता जो ऊपर से बिल्कुल ठीक है उसको पहनकर मैं चल रहा हूं, तो मैं बिल्कुल लोगों की नजर में मैं बिल्कुल अच्छा हूं, ठीक हूं। आगे वे कहते हैं, यानी कि लेखक कहते हैं, उनके जैसे लोग वास्तविक सच्चाई को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं। अब लेखक स्वयं के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल मेरी ही तरह लोग जो वास्तविक सच्चाई है, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे इस पूरे समाज की हो, उसको आडंबर करके आडंबरों के आवरण से ढकना चाहते हैं। यानी कि बहुत सारा दिखावा करके, बहुत सारे आडंबर करके उसको ढकना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जहां पर हमें अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा करना पड़ता है, कुछ ज्यादा देखिए कभी करना नहीं पड़ता, वो हम खुद करना चाहते हैं समाज में अपने आप को दिखाने के लिए। तो इस बीच
हम इतने ज्यादा आडंबर कर देते हैं, इतना ज्यादा हम दिखावा कर देते हैं कि क्या होता है कि समाज की जो सच्चाई है, जो वास्तविक सच्चाई है, हम उसको हमेशा ढक कर रखते हैं और उसी से हम अंदर ही अंदर दुख से घुटते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जबकि प्रेमचंद्र जैसे व्यक्तित्व सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं। जो प्रेमचंद्र जैसे जो व्यक्ति हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के जैसे जो व्यक्ति हैं, वो सच्चाई को अपनाने वाले हैं। अभी अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था आपका छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कि आपका जो भी अतीत रहा हो, जो भी आपका सुख रहा हो या चाहे दुख रहा हो, आप हमेशा उसमें मत डूबे रहिए। आप अपने यथार्थ को स्वीकार कीजिए। आज जो आपके पास है उसको स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे इसे पाना है, मुझे इसके लिए कुछ भी करना है, मुझे इसके लिए समाज में अपनी झूठी इज्जत बनानी है, झूठी शान बनानी है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपनी सच्चाई को हमें अपनाना चाहिए। देखिए, ये एक प्रेमचंद्र जैसे व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं वही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी, क्योंकि जो सच्चा इंसान है, जो देखिए प्रेमचंद्र जी जो है, उनको कभी भी उनके कपड़ों के लिए नहीं जाना जाता, उनके जूतों के लिए नहीं जाना जाता, कोई भी उनको उस चीज के लिए याद नहीं करता। उनको याद करते हैं उनकी रचनाओं की वजह से। उन्होंने जो काम किया, संसार में लोग उनको उनके काम से जानते हैं। उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो संसार को असल में दिया, लोग उससे उन्हें पहचानते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो भोग विलासता की चीजें हैं, ये सुख के जो संसाधन हैं, या कहे तो ये जो दिखावे के लिए हम करते हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकते और ये किसी भी मुकाम पर हमें नहीं ले जाते, और इसका अंत हमेशा दुख ही होता है। क्योंकि अगर हमें नहीं मिल पाया हम तो दुखी हो जाते हैं, ज्यादा मिल गया तो और ज्यादा पाने के लिए दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके जैसे जो लोग हैं वो वास्तविक सच्चाई को आडंबर के आवरण से ढक देते हैं, और जो प्रेमचंद्र जैसे व्यक्तित्व के लोग हैं वे सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं, जो पर्दे का महत्व नहीं जानते, जो पर्दे का महत्व नहीं जानते, और हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जो पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब लेखक प्रेमचंद के बारे में बताते हैं, बातें करते हैं कि तुम बड़े ही ठाठ से फटे जूते पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। और फोटो खिंचवाने की बात तो रही दूर की, और लेखक उनकी इस व्यंग मुस्कान का मतलब पूछते हैं। वो कहते हैं, एक तो तुम जो बड़े ठाठ से, यानी कि बहुत ही ठाठ से, आपने देखा होगा, हमने एक चित्र भी उनका यहाँ पर दिखाया था, बड़े ही ठाठ से अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर वो इस तरह का जो फोटो है वो उसको खिंचवा रहे हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में आपको एक पिक्चर शो किया था जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम बड़े ठाठ से फटे जूते पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? और फोटो खिंचवाने की बात तो दूर है, यानी कि ऐसे कपड़ों में फोटो खिंचवाने की बात तो बहुत दूर की है। अब लेखक उनकी इस व्यंग मुस्कान का मतलब पूछते हैं, यानी कि फोटो खिंचवा रहे हैं और खुद की जो उनकी परिस्थिति है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अलग है, और लेकिन उनका जो फेस है उस पे एक व्यंग मुस्कान है, और लेखक उसी व्यंग मुस्कान का मतलब पूछते हैं। लेखक उनके फटे जूते पहनने की वजह जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ये फटे जूते पहने क्यों हैं? क्योंकि उनके अनुसार ज्यादा चलने से जूता फटता नहीं, हाँ घिस जाता है। क्योंकि लेखक के अनुसार जो ज्यादा चलता है उससे जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेखक हरिशंकर परसाई जी अब बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं, एक ही प्रश्न को अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं
कि प्रेमचंद्र जी का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया। अभी भी उन्होंने कहा कि ज्यादा चलने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा है। वो प्रश्न है कि प्रेमचंद्र जी का जूता फटने के बजाय, घिसने के बजाय फट कैसे गया। लेखक यह सोचते हैं जिससे हम घृणित समझते हैं उनकी तरफ हम पैरों की उंगलियों का इशारा करते हैं, यानी कि जिसे हम घृणित समझते हैं। अब आप बिल्कुल समझ रहे हैं, अब आप इशारा समझ रहे हैं कि किस तरफ किया जा रहा है। प्रेमचंद्र का इशारा है इस संसार की तरफ, इस संसार की मानसिकता की तरफ, जिसे वे अपने पैर की उंगली दिखाकर, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे इस संसार से घृणा है, मुझे इस संसार के दिखावे से घृणा है, इस संसार की मानसिकता से घृणा है। तो लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर कि लेखक यह सोचते हैं कि जिसे हम घृणित समझते हैं, यानी कि जिसे हम अच्छा नहीं मानते, उसकी तरफ हम पैर की उंगली का इशारा करते हैं। तो यानी कि जानबूझकर उन्होंने ये पैर का जो ये जूता है वो फटा हुआ पहना है, जिससे उनके पैर की उंगली बाहर निकली हुई है। मतलब यह है कि अब लेखक समझ गए हैं, अब लेखक को बिल्कुल समझ में आ चुका है कि आखिर प्रेमचंद्र जी ये फटे जूते पहनकर क्या दिखाना चाहते हैं। प्रेमचंद्र जी समाज में उपस्थित, समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को, आडंबरपूर्ण स्वभाव जो लोगों का है, उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उसको अपने पैर की उंगली दिखा रहे हैं, यानी कि उससे घृणा करने का, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस संसार की मानसिकता से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो भेदभाव की संस्कृति चल रही है, ये तो आडंबर युक्त व्यवहार यहाँ पर लोगों का चल रहा है, तो मुझे ऐसे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए वो अपने इस तरह की वेशभूषा को दिखाते हैं। अब लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद्र स्वार्थ परक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, यानी कि अपने इस व्यंग मुस्कान से वो इस संसार के जो स्वार्थ परक लोग हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने सुख संसाधनों की सोचते हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग करते हैं, जो अपने वास्तविकता को छिपाकर, यानी कि जो सच है उस सत्य को छिपाकर संघर्षों से बच निकलते हैं, यानी कि कष्ट नहीं करना चाहते, संघर्षों से बच निकलते हैं, उन लोगों पर यहाँ पर प्रेमचंद्र जी हंस रहे हैं। अंत में लेखक हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं कि अब वह प्रेमचंद्र जी के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छी प्रकार समझ चुके हैं, यानी कि आखिर वो क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने इन फटे जूतों के माध्यम से, अपने इस व्यंगपूर्ण मुस्कान के माध्यम से। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस पाठ के अर्थ को, इस पाठ के भावार्थ को। पाठ से जुड़े हुए ये कठिन जो शब्द हैं, हम यहाँ पर उसको अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। और देखिए लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था, एक बार फिर से इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। उपहास, उपहास का अर्थ होता है खिल्ली उड़ाना। क्लेश, क्लेश का अर्थ होता है दुख। तगादा का अर्थ होता है तकाजा। पन्हैया का अर्थ होता है देसी जूतियां। बिसरना का अर्थ होता है भूलना। नेम का अर्थ होता है नियम। बंद का अर्थ होता है फीता। बेतरतीब का अर्थ होता है अव्यवस्थित। बेतरतीब का अर्थ होता है अव्यवस्थित। बरकरार का अर्थ होता है बचाकर। ठीक है, तो ये कुछ कठिन शब्द हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह का आप देख सकते हैं, चित्र में जो उनके जूता दिखाया गया है उससे उनके पैर की उंगली पूरी तरह से बाहर निकली हुई है। तो प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे कि इस निबंध में प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई है। इस निबंध में प्रेमचंद्र की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई हैं। तो देखिए इस तरह से आप उत्तर देंगे। सबसे पहले संघर्षशील लेखक हैं। सबसे पहले प्रेमचंद्र जी संघर्षशील लेखक हैं, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में
आजीवन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकर मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए और लेखक के शब्दों में, यानी कि यहाँ पर लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहो तो ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड़ लिया है। यानी कि संसार की में उन्होंने जो भी काम किया उसमें उन्होंने संघर्ष किया और यही उनके संघर्ष की दास्तान है। अपराजेय व्यक्तित्व, अपराजेय व्यक्तित्व के वो व्यक्ति थे। तो प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व अपराजेय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी भी हार नहीं मानी और यदि वे मनचाहा परिवर्तन कहीं पर नहीं कर पाए तो कम से कम वो अपनी कमजोरियों पर हंसे तो सही। यानी कि भले ही वो अपने लिए फोटो खिंचाने के लिए अच्छा जूता नहीं लेकर आए, लेकिन कम से कम उन्होंने इसके लिए अपने आप को नहीं कोसा, नहीं दुखी हुए वो अंदर से। उन्होंने एक अच्छी स्माइल दी, एक अच्छी मुस्कान दी और अपनी जो सारी कमजोरियां हैं उन पर वो हंसे। यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो ऐसे हैं और उस पर वो मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने निराश और हताश जीने के बजाय मुस्कान बनाए रखी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग जो होते हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, जीवन के प्रति बहुत जल्दी उदासीन हो जाते हैं, जीवन के प्रति जो उनका उत्साह होता है वो समाप्त हो जाता है और इसीलिए वो अपने अपने एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी नजरों में तीखा व्यंग था और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहनकर फोटो खींच रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद्र का जीवन प्रेमचंद्र जी अपने जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकारा। वे बहुत सीधे साधे सरल वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वो हीनता से पीड़ित नहीं थे। आपके पास अगर कल ही जूता फट जाए, आप घर में तहलका मचा दोगे, अपने मम्मा पापा को परेशान कर दोगे, मेरा जूता फट गया, मेरा बैग फट गया, मेरी बुक्स फट गई। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को अच्छे से कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर खूब मन लगा रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लास में प्रेजेंट रहते हो, 100% आपकी अटेंडेंस रहती है, क्लास में 90% आपका रिजल्ट रहता है, तो आपके कपड़ों से, आपके जूतों से आपको नहीं पहचाना जाएगा, आपको आपकी परफॉर्मेंस से पहचाना जाएगा। तो यही यहाँ पर प्रेमचंद्र जी का भी व्यक्तित्व था। सहजता उनके व्यक्तित्व में थी, तो उनके अंदर बाहर एक जैसे थे। और लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, क्योंकि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। लेखक कहते हैं कि इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें नहीं है, यानी कि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। जैसे लोग अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ये नहीं है, ये बिल्कुल अंदर और बाहर एक जैसे व्यक्ति हैं, सीधे और सरल व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पार्ट के जो प्रश्नोत्तर हैं लास्ट सेशन में भी हमने उन पर डिस्कस किया था और आज भी हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों पर डिस्कस किया है और कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर भी अभी मैंने दिखाए हैं, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए। पाठ अब मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और साथ ही अपनी कॉपी में पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर नोट डाउन करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।